तो लास्ट क्लास में अकाउंट करंट स्टार्ट किया था, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेता है अकाउंट करंट का। पहला ही चीज ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में अकाउंट करंट का क्वेश्चन आएगा उसका हेडिंग वो नहीं डाला तो स्टेप मार्किंग गया। जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम पहले आएगा और जिसकी बुक्स में बना रहा है उसका नाम बाद में आएगा। क्लियर है ये चीज। सेकेंडली उसके नीचे में आप लोग लिखोगे कि इंटरेस्ट किस रेट से कैलकुलेट करना है और अकाउंट करंट कौन सी डेट तक आप लोग बना रहे हैं। क्लियर है ये। डेबिट साइड में 6 कॉलम है और क्रेडिट साइड में 6 कॉलम है। इफ ड्यू डेट एग्जाम में नहीं मिला तो ट्रांजेक्शन डेट इज योर ड्यू डेट। क्लियर है। इफ क्वेश्चन बिल्स का हुआ तो 3 डेज ग्रेस डेज ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन एन इमरजेंसी हॉलीडे तो एक दिन आगे चले जाएगा और इफ नेशनल हॉलीडे तो एक दिन पहले आएगा। क्लियर है। फिर अपने को नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ डेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ड्यू डेट टू अकाउंट करेंट डेट। हर एक ट्रांजेक्शन का जो ड्यू डेट है वहां से लेके अकाउंट करेंट डेट तक का हम लोग को नंबर ऑफ डेज निकालना है। बट इन केस ऑफ एन ओपनिंग बैलेंस, नॉर्मल ट्रांजेक्शन में क्या करना है, एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट इंक्लूड द लास्ट डेट। बट इन केस ऑफ एन ओपनिंग बैलेंस क्या करना है, इंक्लूड द फर्स्ट डेट इंक्लूड द लास्ट डेट होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। क्लियर है। 2-3 बेसिक कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा। एक रहेगा नॉर्मल क्वेश्चन जहां पे या तो इंटरेस्ट कॉलम बनाना है या फिर वी विल सॉल्व इट बाय प्रोडक्ट मेथड। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड लगाएगा। प्रोडक्ट निकालने के बाद सबसे पहले बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करेगा। जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट किया उसके ऑपोजिट साइड में मेन कॉलम में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा। बट व्हेनेवर यू अप्लाई ए प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 1 डे। ये ध्यान रखना, पूरा साल का इंटरेस्ट मत कैलकुलेट कर देना। वो था बेसिक। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था जहां पे हमने सिंपल मेथड जिसमें इंटरेस्ट कॉलम था और एक क्वेश्चन था जिसमें प्रोडक्ट कॉलम से किया था। सिमिलरली और एक क्वेश्चन करता है इलस्ट्रेशन नंबर 3 विद द प्रोडक्ट मेथड। उसके बाद अपन इपॉक मेथड देखेगा एंड देन कैसे बैंक्स हम लोग का करंट अकाउंट मेंटेन करता है उसके बारे में क्वेश्चन देखेगा। बस इतना ही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। एक है रेडिंग इंटरेस्ट। रेडिंग इंटरेस्ट स्पेसिफिकली भी हो सकता है बोल के या फिर बोलेगा भी नहीं एग्जाम में। अपने को दिमाग में रखना है कि यहाँ पे रेडिंग का कंसेप्ट लगेगा, तो वो अपन जब डिस्कस करेंगे तब मैं बता दूंगा। ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3। Illustration number 3. Following running transaction took place between me and you during the month of February 2020. ये सारे ट्रांजेक्शन है। इन शॉर्ट यहाँ पे देखो वैसे कुछ बोला नहीं है, मतलब बनाना अकाउंट करंट ही है। आपको अकाउंट करंट बनाना है। अब अकाउंट करंट जब बनाना है किसका बुक्स में किसके लिए बनाना है ये तो कुछ बता ही नहीं रखा ना। पहला ट्रांजेक्शन देखो, अमाउंट पेबल बाय यू टू मी, यानी यू को पैसा देना है मी को। अब मी अपने बुक्स में बनाएगा कि यू से कितना पैसा लेना है, राइट। वो मांगेगा ना हिसाब, यू बोलेगा कि बताओ मी मेरे को कितना पैसा देना है। तो मी बोल रहा है कि ऑलरेडी इतना अमाउंट पेबल है, यानी मी को यू से लेना है। इज इट क्लियर। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग मी का बुक्स में यू का अकाउंट बनाएगा। मी का बुक्स में यू का अकाउंट बनाएगा तो हम लोग का हेडिंग क्या होगा, यू इन अकाउंट करेंट विथ मी। यू इन अकाउंट करेंट विथ मी। क्लियर है। ये आपका क्या है। तो एक बात बताओ, मी तो है जिसका बुक्स में हम लोग बना रहे हैं, ये हमारा पार्टी है जिसका अकाउंट अपन बनाएगा। यू फॉर मी इज ए डेटर और क्रेडिटर। मी के लिए यू डेटर है या क्रेडिटर है, लेना है ना। मी को पैसा लेना है यू से, तो यू क्या हो गया, डेटर हो गया। डेटर का ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, डेबिट साइड में। सिंस दिस इज एन ओपनिंग बैलेंस, इसका जब अपन नंबर ऑफ डेज निकालेगा तो क्या ध्यान में रखना है, इंक्लूड द फर्स्ट डेट इंक्लूड द लास्ट डेट। क्लियर है। अब देखो अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता है। ऊपर में हेडिंग रहेगा अपना, क्या चीज दिया है देखो, February 20, यानी हम लोग लास्ट डेट ऑफ फेब 28 ऑफ फेब। डेटा भी यदि तुम देखोगे तो पूरा फेब का डेटा दिया है, तो हम लोग 28 फेब का अकाउंट करंट बनाएगा।
नॉर्मली अकाउंट करेंट एक पीरियड का एंड डेट होता है, कभी भी स्टार्टिंग डेट नहीं होता है। इट कैन बी मंथ वाइज, इट कैन बी क्वार्टर वाइज, इट कैन बी हाफ ईयरली वाइज, ठीक है, और एनुअली ऑल्सो। बट हमेशा क्या होगा, उस पर्टिकुलर पीरियड का लास्ट डेट होगा। तो यहाँ पे फेब का बनाने बोला तो फेब का लास्ट डेट है 28। हाँ जिसका बुक्स में बना रहा है बस उसको बाद में रखना है। अब यहाँ पे तो देखो लिखा हुआ नहीं था स्पेसिफिकली, तो हमने यही देखो पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय। कौन किसको दे रहा है, रेंडर्ड बाय का मतलब मिस्टर सिंह मिस्टर पॉल को दे रहा है, तो बनाएगा भी कौन, मिस्टर सिंह बनाएगा। मिस्टर सिंह अपने बुक्स में बनाएगा, किसको दे रहा है, मिस्टर पॉल को दे रहा है। तो यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, मिस्टर सिंह का बुक में मिस्टर पॉल का अकाउंट बना रहे हैं। क्लियर है, जो रेंडर करता है, जो देता है, उसके बुक्स में अपन बनाता है, और जिसको मिलना है उसका थोड़ी बना रहे हैं, उसका अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, जो दे रहा है उसकी बुक्स में। क्लियर है, तो यहां पे अपना फॉर्मेट रहेगा यू इन अकाउंट करेंट विथ मी, इंटरेस्ट रेट एट द रेट, कुछ बोला है क्या इंटरेस्ट रेट, हाँ यहाँ लिखा हुआ रहना चाहिए था इंटरेस्ट एट द रेट 12%, ठीक है, लिख लेना इंटरेस्ट एट द रेट 12%। चेंज है क्या नया वाला बुक में, अच्छा और एक लाइन ऐड हो चुका है, ठीक है राइट। तो इंटरेस्ट एट द रेट 12%, प्रिपेयर अकाउंट करेंट अप टू 31 मार्च 2020, ये वाला है, ठीक है। जिसके पास ये पुराना वाला बुक था ठीक कर लेना, लेटेस्ट वाला बुक में ऑलरेडी 31 मार्च 2020 है। तो इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम up to 31st March 20, क्या चीज, क्लियर। और देखो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, नॉर्मल लेजर अकाउंट का पोस्टिंग कर देता है। पहला ट्रांजेक्शन अमाउंट पेबल बाय यू टू मी, यू को देना है मी को, यानी हम लोग मी का बुक्स बना रहे हैं तो यू से मिलना है, इट्स अ डेटर। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। डेट है आपका 1 फरवरी 2020, to balance brought down, to balance brought down कितना रुपए था, 5000, राइट। इसका ड्यू डेट क्या होगा, कुछ नहीं बोला तो 1 Feb 2020 ही इसका ड्यू डेट रहेगा। ट्रांजेक्शन डेट इज योर ड्यू डेट। अब अपने को क्या करना है, ड्यू डेट से अकाउंट करेंट डेट तक नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। Since this is an opening balance, so we will include the first date, include the last date. तो बताओ कितना होगा नंबर ऑफ डेज, 59, ठीक है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि फरवरी कितना डेज का है, 28 डेज का है, ठीक है। दो 2020 इज अ लीप ईयर, 29 डेज ले सकता था, बट वो एजम्पशन लिखना पड़ता आपको। क्लियर है, कितना आया, हाँ लीप ईयर कैसे देखेंगे, कोई भी ईयर यदि डिविजिबल बाय 4 है मतलब वो लीप ईयर है।
2020 एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है, तो यानी उसमें फेब का 29 डेज है। अरे कोई भी देखो एग्जाम में यदि आपको कोई पर्टिकुलर ईयर में लीप ईयर लग रहा है तो आप उसमें लिख के आ जाना कि वी हैव हाँ एज्यूम्ड फेब टू बी 29 डेज, तो उसको वैसे करके सॉल्व करके आ जाना, करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली तो क्वेश्चन खुद ही बता देता है। तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा यहाँ पे 59, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 2,95,000। ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत पहला ट्रांजेक्शन में? क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे क्या बोल रहा है, सेल्स मेड बाय मी टू यू, यू ने सेल्स किया, इनवॉइस डेटेड अप्रैल 7। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या? यस, यानी हम लोगों ने सेल्स मेड बाय मी टू यू, आज सपोज उसको माल भेज दिया होगा, लेकिन उसका बिल बनाया 7 तारीख को। बहुत बार होता है ना, हम लोग बोलता है कि भैया बिल बाद का बनाना, पेमेंट हम बाद में ही करेगा। बोलता है ठीक है आप गुड्स लेके चले जाओ, हम बिल आगे का दे देगा आपको, राइट। हम लोग बैक डेटेड और पोस्ट डेटेड दोनों बिल्स जनरेट करता रहता है बिजनेस के अंदर में। तो यहाँ पे पोस्ट डेटेड बिल है, तो जिस दिन बिल बनेगा उसी दिन तो यू का लाइबिलिटी आएगा ना, राइट। तो मी अपने बुक्स में सेल्स का एंट्री कब दिखाएगा? फेब 5 को ही दिखा देगा। यस, फेब 5 को दिखाएगा। अब वो क्या लिखेगा मी अपने बुक्स में, यू डेबिट टू सेल्स, यू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? कितना वैल्यू 8,250। अब देखो जिस दिन बिल बनेगा उसी दिन तो, हाँ हाँ, तो यहां पे जिस दिन बिल बना है वही तो आपका ड्यू डेट होगा। बिल कब बना है? 7th of April। ये मेरा क्या है? ड्यू डेट है। हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ रेडिंग। क्वेश्चन कभी भी आपको बोलेगा नहीं कि रेडिंग है यहाँ पे। अब ये रेडिंग कैसे हुआ? हम लोग अकाउंट करेंट बना रहा है 31 मार्च का, राइट, बट ड्यू डेट कब फॉल कर रहा है? आफ्टर द अकाउंट करेंट डेट। जब भी आपका ड्यू डेट आफ्टर द अकाउंट करेंट डेट फॉल होता है, इट मींस दिस इज अ रेडिंग कंसेप्ट। ठीक है, रेडिंग कंसेप्ट। अब ये रेडिंग कंसेप्ट है तो मेरे पास तो रेडिंग होना चाहिए। ये ट्रांजैक्शन मेरे लिए क्या हो गया? रेडिंग हो गया। क्यों हो गया रेडिंग? बिकॉज इसका जो ड्यू डेट है वो मेरा अकाउंट करंट डेट के बाद में फॉल कर रहा है। जब भी ऐसा होगा, whenever it happens like this, तो आप प्रोडक्ट जो है यहां नहीं करोगे, बिकॉज हम नंबर ऑफ डेज अब उल्टा तो कैलकुलेट कर नहीं सकता है। हमने क्या बोला था? ड्यू डेट से लेके अकाउंट करंट डेट तक कैलकुलेट करना है। ड्यू डेट से यदि आप अकाउंट करंट जाओगे यहाँ तो रिवर्स आना पड़ेगा ना। आप 7th of April से 31st of March 2020 तो नहीं जा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टा, यानी माइनस में फिगर आ जाएगा फिर तो। इसीलिए इस माइनस को अवॉइड करने के लिए पुराने जमाने में क्या होता था, इसको पॉजिटिव में लिखते थे। पॉजिटिव में कैसे लिख सकते हैं? rather than writing on the debit side, write the product on credit side, write the product on credit side। बट कब लिखेगा हम लोग? जब सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा उसके बाद में। जब सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा उसके बाद में लिखेगा। क्लियर है ये चीज? एकदम लास्ट डेट में, जिस दिन अकाउंट करंट बन रहा है मेरा। क्लियर है ये कंसेप्ट? अभी कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ डेज भी नहीं निकालेगा। इसका नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट अब दोनों ऑपोजिट साइड में आएगा। कौन सी डेट पे आएगा? लास्ट डेट ऑफ द अकाउंट करंट। हम लोग अकाउंट करंट कौन सा डेट पे बना रहे हैं?
तो 31 मार्च को अब इसका प्रोडक्ट निकालेगा हम लोग। बिकॉज अभी यदि आप निकालने गए तो अभी तो मेरा प्रोसेस ऐसे जाता है, यहां से यहां, यहां से यहां, बट 7 अप्रैल से 31 मार्च जा ही नहीं सकते, रिवर्स आना पड़ेगा। मतलब माइनस, तो माइनस में तो दिखाते नहीं है बिजनेस के अंदर में, तो क्या करेगा, ऑपोजिट साइड में इसका प्रोडक्ट आएगा। कौन सा डेट में, 31 मार्च को, तो एकदम लास्ट में करेगा इसको। तो ये रेडिंग करके हमने छोड़ दिया कि इसका काम उल्टा होने वाला है। नहीं नहीं, तुम लोग को मार्क नहीं करके रखना, तुम लोग को दिमाग में रखना है कि तुम लोग के पास इतना इंक होगा नहीं, एग्जाम में एक ही पेन से लिखना होता है, छोटा सा मार्क करके छोड़ दिया। और एग्जाम में और एक चीज बता रहा हूं, आप लोग और एक चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, थोड़ा लाइंस छोड़ दो, थोड़ा लाइंस छोड़ दिया। जैसे ट्रांजेक्शन कितना था इस क्वेश्चन के अंदर में, ज्यादा नहीं है, 5-7 ट्रांजेक्शन है, तो सारा तो एक साइड में आएगा नहीं, तो आप 4-5 लाइन छोड़ दो। और उसके बाद क्या करो, जैसे कि सपोज मैं यहां लिख देता हूं 31 मार्च 20, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट मुझे ऑपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये रेड इंक हो चुका है। तो मैं क्या नाम से लिखूंगा, बाय रेड इंक प्रोडक्ट। क्या लिखूंगा, बाय रेड इंक प्रोडक्ट। कुछ तो यहां लिखना पड़ेगा ना मुझे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में कुछ तो लिखना पड़ेगा, बिकॉज जब अपन यहां प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो ऑलरेडी यहां कुछ तो लिखा था हमने पर्टिकुलर्स के कॉलम में। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने से तो नहीं होगा, वी हैव टू राइट समथिंग इन पर्टिकुलर्स के कॉलम में। तो अपन क्या लिखेगा इधर, बाय रेड इंक प्रोडक्ट, बाय रेड इंक प्रोडक्ट। और जो ड्यू डेट आपने लिखा था वो अपन इस तरफ लिख देगा। मेरे को भी क्या करना चाहिए था, स्पेस होगा ही नहीं मेरे पास भी, ठीक है एडजस्ट करेंगे। यहां तक ठीक है। अब देखो अमाउंट का कॉलम में तो कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे ये जैसे अमाउंट का कॉलम है, इधर भी एक अमाउंट का कॉलम होगा, उसमें कुछ आएगा नहीं। डायरेक्ट क्या आएगा, ये ड्यू डेट इधर आ जाएगा, ड्यू डेट इधर आ जाएगा मेरा 7 अप्रैल। नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 31 मार्च से 7 अप्रैल। 31 मार्च से 7 अप्रैल कितना दिन, 7 दिन। प्रोडक्ट कितना होगा, कितना, 7 इंटू 8250। आपका अमाउंट तो यही था, दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज कितना आ रहा है, 57,750। बस ये रहेगा आपका, समझ में आया। ये कोई भी क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड नहीं रहेगा कि ये कंसेप्ट यहाँ पे रेडिंग वाला लगेगा, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा क्या आपका ड्यू डेट अकाउंट करंट डेट के बाद फॉल हो रहा है क्या। इफ योर ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर अकाउंट करंट डेट मतलब रेडिंग कंसेप्ट है। और उस टाइम क्या करना है, वो जो प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है दैट विल बी रिटन ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट विल बी रिटन ऑन द ऑपोजिट साइड। ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे हमने कोई ट्रांजेक्शन लिखा, उसका ड्यू डेट रेडिंग के अकाउंट करंट के बाद आ रहा है, तो उसका प्रोडक्ट आ जाता ऑपोजिट साइड में। और पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या लिखेंगे, बाय रेडिंग प्रोडक्ट और टू रेडिंग प्रोडक्ट, डेबिट साइड में लिख रहा है। तो क्लियर है। ये जो चीज नीचे लिखा है अपने उसको ऊपर थोड़ा नहीं लिख सकती है, क्या चीज, ये जो बाय रेटिंग प्रोडक्ट को नीचे लिख लिखा है। सकता था, देखो क्या है, मुझे पता है अभी यहाँ पे और ट्रांजेक्शन आने हैं, और सिंस ये 31 मार्च का ट्रांजेक्शन था तो इसको मैंने थोड़ा बाद में लिखा, क्योंकि हम लोग बिजनेस के अंदर क्रोनोलॉजिकली जाते हैं ना, जर्नल क्रोनोलॉजिकल होता है और अकाउंट्स एनालिटिकल होता है। तो इस वजह से डेट वाइज जाने की वजह से मैंने इसको नीचे लिखा। आप ऊपर में लिख भी दोगे ना, आपका एग्जाम में आंसर करेक्ट आएगा, बट देर इज अ चांसेस कि 0.5 काट ले वो उसका, बट उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एग्जाम में फ्री का पेपर मिलता है, थोड़ा नीचे लिख भी लेगा तो क्या होगा, स्पेस छोड़ देने का। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, received acceptance of you by me for 3 months 10,000 का। पहले तो जर्नल बताओ मुझे, एक्सेप्टेंस बाय यू, एक्सेप्टेंस ऑफ यू, यानी हम लोगों ने एक बिल लिखा और
यू ने एक्सेप्ट करके दे दिया, तो यू के लिए बिल्स पेबल है और हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू यू। तो 8 फेब को अपन हो जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। आराम से करते हैं, कितना वैल्यूज है 10,000, राइट। अब देखो नंबर ऑफ डेज के लिए हमें क्या चाहिए, ड्यू डेट चाहिए, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 3 मंथ्स है। ये जो बिल है वो 3 मंथ्स का है, तो इसका ड्यू डेट क्या होगा 11th में, क्योंकि ये बिल का कंसेप्ट है तो 3 डेज ग्रेस एड होगा ही होगा। 8th ऑफ फेब से 8th ऑफ मार्च, 8th ऑफ अप्रैल, 8th ऑफ मई, 9, 10, 11, 11th ऑफ मई विल बी योर ड्यू डेट। क्लियर है, 11th ऑफ मई विल बी आवर ड्यू डेट। ओ माय गॉड, ये 11th ऑफ मई तो 31st के मार्च के बाद आ रहा है, यानी दिस ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर माय अकाउंट करंट डेट। तो ये भी मेरा क्या हो गया, रेडिंग हो गया। ये मेरा रेडिंग हो गया। तो रेडिंग होते इसका प्रोडक्ट किस तरफ आएगा, ऑपोजिट साइड में। टू रेडिंग प्रोडक्ट, अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं आएगा, ड्यू डेट के कॉलम में आ जाएगा 11th ऑफ मई। नंबर ऑफ डेज कितना, 31st ऑफ मार्च से 11th ऑफ मई जब आप काउंट करोगे तो कितना आएगा 41 डेज। यहाँ पे नॉर्मली है एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट इंक्लूड द लास्ट डेट, तो कितना होगा 41 डेज। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा 41 इंटू 10,000, करेक्ट। कितना आ जाएगा 4,10,000। समझ में आ रहा है रेडिंग कंसेप्ट, क्लियर है। वो थोड़ा सा आएगा, वो एजम्पशन लिखना पड़ेगा तुमको। हाँ वो एजम्पशन लिखना पड़ेगा, एज्यूम फेब टू बी ऑफ 28 डेज या फिर एज्यूम ईयर एज 365 डेज। 29 डेज पकड़ के भी कर सकता है, एग्जाम में पहला तो दिमाग में यही क्लिक करता है कि 29 डेज ही लेना है, तो आप वैसे करके आओ, 2 ऑप्शन रहते हैं आंसर का, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, बस एक एजम्पशन लिख देने का, एज्यूम ईयर टू बी ऑफ 365 डेज या एज्यूम ईयर टू बी ऑफ 366 डेज। इफ आप 366 डेज का ईयर पकड़ रहे हो मतलब फेब 29 का है, और इफ आप 365 पकड़ रहे हो तो फेब 28 का है। बस सिंपल सा है, एक लाइन लिख के आना एग्जाम में। गलत क्या है इन लोग नीचे में 366 डेज पकड़ रहा है और ऊपर में फेब 28 डेज का पकड़ लिया, गलत है इन लोग का, मिस्टेक है इन लोग का। हेलो, आगे करो। हेलो, अब देखो आप लोगों का ये ट्रांजैक्शन डन है, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट लिखा है यू सोल्ड गुड्स टू मी। यू ने मी को सेल किया तो मी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू यू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू यू। तो यू के बुक्स में क्या आ जाएगा 10th ऑफ फेब बाय परचेज अकाउंट कितना रुपए 11,000। और इसका ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट लिखा हुआ है यहाँ पे 10th ऑफ मार्च 2020। ये तो अकाउंट करंट डेट से पहले ही है, तो अपन 10th ऑफ मार्च से 31st ऑफ मार्च का नंबर ऑफ डेज निकाल लेगा।
सो हाँ, तुम्हारे पास तुम इन लोग भी अवार्ड देने का सोचा है कि तुमको अवार्ड दे दिया जाए। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। तुम 3.5 बोलते थे, 4.5 बोल। 10th ऑफ मार्च से अकाउंट करंट डेट क्या होगा? 10th ऑफ मार्च से अकाउंट करंट डेट क्या होगा? कितना? 21 डेज। कितना आएगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बोलो फटाफट। 2,31,000। क्लियर है यहाँ तक? Now next transaction. Me received check from you dated 12th of April 7,500 का। मी को चेक मिला यू से, तो क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू यू। बैंक अकाउंट डेबिट टू यू, तो यू में आ जाएगा बाय बैंक। 12th of Feb बाय बैंक कितना रुपए का? और इसका ड्यू डेट क्या होगा? 12th of April। ओ माय गॉड, ये तो क्या है? रेडिंग हो गया ये तो फिर से, क्योंकि ये अकाउंट करंट डेट के बाद आ रहा है ना। ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर अकाउंट करंट डेट, तो इसका प्रोडक्ट किस तरफ आएगा? ऑपोजिट साइड में। टू रेडिंग प्रोडक्ट अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं आएगा, ड्यू डेट का कॉलम में नंबर ऑफ डेज कितना होगा? 12। प्रोडक्ट कितना होगा? 90,000। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश पेड बाय मी टू यू। मी ने यू को कैश दिया, तो एंट्री क्या होगा? यू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यू के डेबिट में आ जाएगा टू कैश। नाम अजीब सा दिया जानबूझ के, ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो कि कौन किधर किसका कर रहा है। हाँ, नाम काट के आपको एग्जाम में भी यही करना चाहिए, कुछ और कैरेक्टर उठा लेना चाहिए ताकि आपका सिली मिस्टेक नहीं हो। ये मी और यू से इतना कंफ्यूजन हो सकता है, क्या किसको मी किसको यू, कहाँ जा रहा है, वो जो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ का जैसा हालत हो जाएगा। परचेज के सील में हाँ एकदम बहुत पेशेंसफुली करना पड़ेगा। तो कैश कितना? अमाउंट, अरे बोलता ही नहीं है तुम लोग। 2000। ड्यू डेट क्या होगा? यही रहेगा जब कुछ नहीं बोला। नंबर ऑफ डेज कितना? 16th of February से अकाउंट करंट डेट तक कितना डेज? 43। प्रोडक्ट 1,07,500, ये आ गया प्रोडक्ट। क्लियर है? यहां तक डन है? Bills receivable accepted by me for you on account of sale इतना। Bills receivable accepted by me, मी ने एक्सेप्ट किया है, मतलब मी के लिए बिल्स पेबल है और यू के लिए बिल्स रिसीवेबल है। तो मी अपना बुक्स में क्या एंट्री करेगा? यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय मी, जो पर्सन एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेबल होता है, और जो लिखवाता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है। यहाँ मी ने एक्सेप्ट किया तो मी के लिए बिल्स पेबल है, तो मी अपने बुक्स में एंट्री करेगा यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल।
24 ऑफ फेब को टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना रुपए का? 5000। इसका ड्यू डेट क्या है? लिखा हुआ है 24 ऑफ मार्च 2020, 24 मार्च 2020। तो ये तो अकाउंट करेंट डेट से पहले ही है आपका। तो कितना नंबर ऑफ डेज? प्रोडक्ट 35,000, क्लियर है यहां तक? इतना तक किसी को भी डाउट है क्या? ये सब चैप्टर स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझने का, आगे पीछे होते खो जाओगे। कैश पेड बाय यू टू मी, यू ने मी को पैसा दिया, तो मी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू यू, तो यू में आ जाएगा बाय कैश 28 ऑफ फेब। वैल्यू है आपका 2500। ड्यू डेट क्या होगा? February 28। तो नंबर ऑफ डेज कितना? प्रोडक्ट कितना? 77,500। सारा ट्रांजेक्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब क्या करना है? प्रोडक्ट को पहले बैलेंस करना है, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कौन सा साइड का प्रोडक्ट का टोटल ज्यादा आ रहा है? क्योंकि जो नेट प्रोडक्ट का वैल्यू बचता है उसी पे इंटरेस्ट देना होता है अंडर प्रोडक्ट मेथड। जब हम लोग नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वैल्यू पर कैलकुलेट करता है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट पे करना है। एक तरफ डेबिट में भी प्रोडक्ट है, क्रेडिट में भी प्रोडक्ट है, तो दोनों का जो नेट होगा उस पर दे दो ना इंटरेस्ट। अलग अलग निकाल के क्या फायदा? तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट किस तरफ आएगा? डेबिट साइड ज्यादा है ना प्रोडक्ट का, तो अपन 31 मार्च को लिखेगा बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना रुपए? 571,250। इसका मतलब इंटरेस्ट किस तरफ आएगा? ऑपोजिट साइड में। टू इंटरेस्ट अकाउंट किस कॉलम में लिखेगा? मेन अमाउंट के कॉलम में। कितना दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? एक दिन का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो कितना आ गया इंटरेस्ट? हाँ हाँ, वो कितना आ रहा है? 187.8। हाँ ले सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अपर राउंडिंग कर सकता है 0.5 से ऊपर है तो। डेसिमल्स में भी छोड़ सकता है और अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं होगा एग्जाम में। हाँ वो करने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज? बाद में ठीक कर लिया हम लोग। पुराना वाला जो बुक है उधर हो सकता है कि उन्होंने 360 डेज कैलकुलेट किया, बट बाद में जाके इन्होंने 365 से ही कैलकुलेट किया। देखो इंटरेस्ट कैसे निकाला हमने? 571,250 मल्टीप्लाई 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 365। बाई 365 बिकॉज हमने फेब को 28 डेज अज्यूम किया है। तो ये आगे आप क्या करो? नॉर्मल बैलेंसिंग कर दो। किस तरफ आ रहा है बैलेंस? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब उससे पैसा मिलना है या देना है? देना है। इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस हो चुका है लेजर का। लेजर का क्रेडिट साइड ज्यादा है, तभी तो हम लोग डेबिट साइड में लिख रहे हैं टू बैलेंस सीडी।
कोई भी लेजर का क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, इसका मतलब हम लोग को पे करना है, और कोई भी लेजर का डेबिट साइड ज्यादा होता है, इसका मतलब हम लोग को पैसा मिलना है, रिसीव करना, वो डेटर है हमारे लिए। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिटर है और डेबिट बैलेंस का मतलब डेटर है। तो बैलेंस शीट कितना आया? क्लियर है? आई होप आप लोग को रेडिंग कंसेप्ट समझ में आएगी कैसे होता है। नहीं, मार्क करके रखो, खुद ही अंडरलाइन करके रखो या पेंसिल से गोला करके रखो, नहीं तो इमीडिएटली उसका ऑपोजिट साइड में कर दो ना, काम ही खत्म। जैसे हमने कुछ सर्टेन स्पेस छोड़ के इमीडिएटली कर दिया ना, तो तुरंत ही कर देने का। जब भी आपका ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर द अकाउंट करेंट डेट है, मतलब वो रेडिंग आएगा ही आएगा। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं करना एग्जाम में, मार्क कुछ नहीं करना। जब आप लिखते हो ना ऐसे टू रेडिंग प्रोडक्ट या बाय रेडिंग प्रोडक्ट, तो इससे इंप्लाइड हो जाता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? रेडिंग के कंसेप्ट में किसी को डाउट? नॉर्मल प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन में डाउट? नॉर्मल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हुआ तो कोई डाउट नहीं है ना? हो जाएगा ना? देखो, नॉर्मल हमने सिंपल कैलकुलेशन बाय इंटरेस्ट कॉलम, प्रोडक्ट कॉलम एंड प्रोडक्ट कॉलम विथ रेडिंग, ये सारा कवर किया। एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होता है इपॉक मेथड या फिर बैकवर्ड मेथड। अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया ये कंसेप्ट, इपॉक या फिर बैकवर्ड, बट अब धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि जहां आपकी सोच खत्म होगी वहां पे जहां आप लोगों की सोच खत्म होगी वहीं पे इंस्टीट्यूट की स्टार्ट होगी। आप लोग सोचोगे ये तो आता ही नहीं है, पिछला 5 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट से आया ही नहीं है इंस्टीट्यूट, ओके नाउ दिस इज द अटेम्प्ट जब मुझे देना है। फिर तुम लोग सोचेगा कि ये तो 2 मार्क 5 मार्क में आता है, इंस्टीट्यूट बोलता है ओके अब मैं इसको देगा 10 मार्क या 15 मार्क में। तो लाइटली नहीं लेने का, जो भी चैप्टर पढ़ के जाओ पूरा कंप्लीट करके जाओ, उस चैप्टर में से छोड़ के जाना तो पूरा छोड़ के जाओ, पढ़ के जा रहे तो उस चैप्टर का हर एक कोना हर एक कंसेप्ट पढ़ के जाओ। क्लियर है? देखो, लिखेगा तुम लोग नोट्स मेरे साथ साथ। इपॉक और बैकवर्ड मेथड, बैकवर्ड मेथड बोलो या फिर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में इसको इपॉक बोला जाता है, बुकिश लैंग्वेज में। इपॉक और बैकवर्ड मेथड, क्या कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस जस्ट आपका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में एंड बैलेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट करने में। इपॉक का मतलब बैकवर्ड, यानी अपन पीछे से जाएगा, फॉरवर्ड मेथड नहीं कर रहा, एकदम सिंप्लीफाइड जैसे करते हैं वैसे नहीं, हम लोग रिवर्स जा रहे हैं। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सीखा था कि रिवर्स कैलकुलेशन में क्या होता था, अपना सेल्स वापस ऐड होता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड परचेजेस माइनस करते थे ना। सिमिलरली यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे ना, तो सिनेरियो बदल जाएगा। तो पहला नंबर पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ डेज are calculated from the opening date of statement। अभी तक क्या कर रहे थे? ड्यू डेट से अकाउंट करेंट डेट जा रहा था ना। अब सिंस रिवर्स जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेगा, फ्रॉम ओपनिंग डेट ऑफ स्टेटमेंट। ओपनिंग डेट का मतलब जो पहला डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, आपने उस अकाउंट करेंट में पहला ट्रांजेक्शन जिस डेट का लिखा है, उस डेट से लेके टू दी ड्यू डेट
ऑफ ट्रांजैक्शन। इस तरीके से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे। जिस दिन आपने अकाउंट करंट बनाया उस दिन से लेके, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था, इसको यदि बैकवर्ड मेथड से करते तो यहाँ नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट होता पता है? सितंबर 16 से 1 अक्टूबर, सितंबर 16 से 1 नवंबर, सितंबर 16 से 1 दिसंबर, इस तरीके से। जिस दिन आपने पहला ट्रांजैक्शन लिखा उस अकाउंट में, उस दिन से लेके ड्यू डेट तक, उस दिन से लेके ड्यू डेट तक आप लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे इन केस ऑफ बैकवर्ड मेथड और इपॉक मेथड। क्वेश्चन लिख देगा कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय इपॉक मेथड और बैकवर्ड मेथड। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, फॉरवर्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के अंदर इंक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट, और बाकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन में एक्सक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक के लिए हम लोग क्या करेगा, इंक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट, बिकॉज दिस इज अ बैकवर्ड मेथड। ठीक है, तो ध्यान रखना, we will always include the first date and include the last date at the time of calculation of number of days. At the time of calculation of number of days. क्लियर है ये चीज? Product will also be calculated for बैलेंस सीडी। क्योंकि हम लोग रिवर्स जा रहे हैं तो सबसे पहले तो बैलेंस सीडी आएगा ना, तो उसका प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करना है। जैसे हम वन फॉरवर्ड आ रहा था तो क्या आ रहा था, बैलेंस बीडी, तो नीचे से जाएंगे तो बैलेंस सीडी का भी तो प्रोडक्ट करना चाहिए हम लोग को। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ठीक है? थोड़ा स्पेस छोड़ना, इसी बात को समझने का कोशिश करता है कि अभी जो लिखा है कि उसको करेगा कैसे। Suppose this is the example. From the following particulars, make up an account current to be rendered by Mr. X to Mr. Y. X Y को देगा on 31st of December, taking interest into account at the rate of 18% per annum. You are required to prepare an account current according to interest on individual transaction under the forward and backward method. ठीक है, अपने बैकवर्ड मेथड से करेगा, फॉरवर्ड मेथड नहीं कर रहा है। बैकवर्ड मेथड प्रोडक्ट, बैकवर्ड मेथड का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना आप लोग प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना, इंटरेस्ट मेथड यूज मत कर लेना कि हर एक ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाओ। व्हेनेवर एग्जाम में आपके पास बैकवर्ड मेथड का क्वेश्चन होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर द प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एकदम बेसिक नॉर्मल जैसे कर रहा था वैसे ही करेगा। क्या करना है, एक्स वाई को रेंडर कर रहा है तो क्या लिखेगा हम लोग, y इन अकाउंट करेंट विथ x, यही लिखेगा अपन। y इन अकाउंट करेंट विथ x
इंटरेस्ट रेट क्या है आपका? इंटरेस्ट एट द रेट 18% up to 31st December 2019. क्लियर है? पहले तो क्या करो, नॉर्मल ट्रांजेक्शन लिख लो। नॉर्मल ट्रांजेक्शन क्या बोला? बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, यहीं पे सब फंस जाता है। इसका मतलब क्या? इंग्लिश वेरी फनी लैंग्वेज, वेरी वेरी फनी लैंग्वेज। पहला बात है, हम लोग एक्स का बुक्स बना रहा है, एक्स का बुक्स बना रहा है, एक्स के बुक्स में वाई का अकाउंट बना रहा है। तो पहले ये आइडेंटिफाई करो, वाई एक्स के लिए डेटर है या क्रेडिटर है? बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, ओइंग टू मिस्टर वाई नहीं है। यस, वाई से पैसा मिलना है। ओइंग टू का मतलब है हमें देना है, ओइंग बाय का मतलब हमें उससे लेना है। क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आए लिख के रख लेने का। ओइंग बाय का मतलब अपने को लेना होता है, और ओइंग टू का मतलब हमें देना है। ओइंग का मतलब हिंदी में होता है ऋणी, ठीक है, कर्जदार। तो उतना पैसा मिलना है अपने को वाई से, दैट मीन्स एक्स की बुक्स में वाई इज ए डेटर। इफ वाई से मिलना है तो वाई तो एक्स का डेटर हुआ ना, तो ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जुलाई 19 को कितना रुपए था? 600 रुपए। क्लियर है? इसका ड्यू डेट क्या होगा? कुछ नहीं बोला तो ट्रांजेक्शन डेट इज योर ड्यू डेट। क्लियर? नंबर ऑफ डेज कैसे निकालना बैकवर्ड मेथड में? 30 क्या चीज? यस, ट्रांजेक्शन डेट से लेके ड्यू डेट तक निकालना है। अब देखो, रिवर्स कैलकुलेशन है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, फॉरवर्ड कैलकुलेशन नहीं है। तो यानी ओपनिंग बैलेंस पे कभी कुछ प्रोडक्ट होगा ही नहीं। जब अपन फॉरवर्ड में जाते हैं तब ओपनिंग बैलेंस का प्रोडक्ट होता है, और बैलेंस सीडी का कोई प्रोडक्ट नहीं करता अपन। बट रिवर्स कैलकुलेशन में बैलेंस सीडी का प्रोडक्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस का कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये ट्रांजेक्शन तो छोड़ दिया, आगे क्या है? हाँ, जीरो बिठा दो, लो नंबर ऑफ डेज गया, ये गया। ठीक है? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका? गुड सोल्ड टू मिस्टर वाई, मिस्टर वाई को गुड सेल किया 30 जुलाई, एंट्री क्या होगा? वाई टू सेल्स, तो वाई टू सेल्स कितना रुपए का? ड्यू डेट क्या होगा? अरे वहां लिखा है 1 महीना, लिखा हुआ है ना क्रेडिट पीरियड अलाउड 1 मंथ। तो ड्यू डेट क्या होगा? 30th ऑफ अगस्त, राइट? तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेगा? अंडर बैकवर्ड मेथड। ये हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं? यस, यस, 61 इंक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट। हाँ, कौन सा? इस डेट से इस डेट तक डेज कैलकुलेट करना है। हम लोग यही तो नोट्स में लिखा था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट से लेके ड्यू डेट तक नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट ये है, नंबर ऑफ डेज यहां से ड्यू डेट तक कितना होगा? इवन इंक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट। तो जुलाई 31st का होता है और अगस्त में 30 तक लेना है, तो 61 डेज। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? बोलो रे।
18,300 ये प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है? यहां तक मेरे साथ हो? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 अगस्त को गुड्स परचेज फ्रॉम वाई से खरीदा, तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, तो वाई के अकाउंट में आएगा बाई परचेजेस 1 अगस्त को। कितना? 200 रुपए। ड्यू डेट क्या लेगा? 1 महीना है तो 1 सितंबर। नंबर ऑफ डेज 1 जुलाई से 1 सितंबर 63 डेज। और प्रोडक्ट 12,600। समझ में आया? फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट से लेके ड्यू डेट तक नंबर ऑफ डेज होगा, इंक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, तो 1 सितंबर को बाई कैश अकाउंट कितना रुपए? 100 रुपए। ड्यू डेट भी 1 सितंबर ही होगा, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 63, प्रोडक्ट 6,300। क्लियर है यहां तक? फिर से बोल रहा हूं, बैकवर्ड मेथड में कैसे करोगे? फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट टिल द ड्यू डेट नंबर ऑफ डेज होगा, इंक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट। क्लियर है? मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्स ड्राफ्ट एट 3 months डेट। यस, मिस्टर वाई एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, तो वाई के अकाउंट में क्या होगा? बाय बिल्स रिसीवेबल कितना रुपए का? 400 रुपए का। 3 months था, तो ड्यू डेट क्या होगा? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 3 डेज ग्रेस डेज ऐड होगा। सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर। 1 दिसंबर को 3 महीना खत्म, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 3 दिन ऐड किया तो 4 दिसंबर आ गया। अब 1 जुलाई से 4 दिसंबर कितना डेज? 157। प्रोडक्ट 62,800। यहां तक क्लियर है? अब यहां के बाद गलत करना शुरू कर दोगे। यहां के बाद गलत करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि अब आप क्या करोगे? सीधा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे और उसके ऑपोजिट साइड में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे। हाँ बोलो। 150। अरे 1 जुलाई से 4 दिसंबर, जुलाई होता है 31 का, अगस्त होता है 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 1 जुलाई से। बोला ना ट्रांजेक्शन डेट से, फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट से। अब देखो, सिंस यू आर गोइंग बैकवर्ड, जब अपन पीछे से चलेगा तो सबसे पहले बैलेंस सीडी आता है, तो इस लेजर का भी तो कुछ ना कुछ बैलेंस सीडी रहा होगा ना। डेबिट साइड में आपने 900 रुपए लिखा, डेबिट साइड में 600 और 300 का एंट्री, राइट। क्रेडिट साइड में 200, 100 और 400, यानी कितना? 700। 200 रुपए का तो बैलेंस सीडी कहीं ना कहीं लिखा होगा ना आपने, इस तरफ ही लिखा होगा, तो उस बैलेंस सीडी का भी तो प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले बैकवर्ड मेथड में ये दिमाग में रखना कि ओपनिंग बैलेंस का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, बिकॉज रिवर्स जा रहे हैं। बट जब रिवर्स जाते हो तो बैलेंस सीडी का पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और बैलेंस सीडी आपको कैलकुलेटर में निकालना पड़ेगा कि डेबिट में 900 रुपए रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में हमने कितना रिकॉर्ड किया है? 700। तो बैलेंस सीडी किधर लिखा होगा? इधर ही लिखा होगा ना, क्रेडिट साइड में। इधर कहीं ना कहीं आपने बैलेंस सीडी, ऐसी बता रहा हूं, मिटा दूंगा कितना लिखा होगा? 200 लिखा होगा ना नॉर्मल, यदि आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो पहले आपको इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा।
सबसे पहले हम लोग इसका प्रोडक्ट करेगा। डेट क्या रहेगा? 31 दिसंबर, क्योंकि मेरा बैलेंस सीडी तो 31 दिसंबर को ही आया होगा। बाय बैलेंस प्रोडक्ट, जो मेरा बैलेंस सीडी था उसका प्रोडक्ट। बैलेंस सीडी कितना था? 200 रुपए। यस, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर, 184 डेज। जुलाई से 31, पहले नीचे से जा रहे हैं ना, तो नीचे सबसे पहले बैलेंस सीडी आएगा, रिवर्स जाएंगे तब। क्लियर है? तो उस रिवर्सल का 200 इंटू 184 कितना आएगा प्रोडक्ट? अब नॉर्मल सॉल्व करना। जब रिवर्स जाते हैं तो 2 बार बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है। एक जो पहली बार आया है ना, ये वो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है जो उसका लेजर का एक्चुअल बैलेंस सीडी था विदाउट कंसीडरिंग इंटरेस्ट, उसको प्रोडक्ट किया। अब नॉर्मल बैलेंसिंग कर दो, तो डेबिट साइड में दिख रहा है बैलेंसिंग, तो नॉर्मल इधर ही आएगा। नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद बैलेंस सीडी तो बदल जाएगा। जस्ट प्रोडक्ट करना है उसका, जस्ट प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है अभी? 1,02,000। प्रोडक्ट का तो काम हो गया। क्लियर है? तो जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया उसके ऑपोजिट साइड में इंटरेस्ट आ जाएगा क्या? अब ये भी उल्टा हो जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग बैकवर्ड। जब फॉरवर्ड आ रहा था, जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट था उसके ऑपोजिट साइड में इंटरेस्ट आता था ना, बट सिंस इट इज अ बैकवर्ड मेथड, तो जिस तरफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया इंटरेस्ट भी उसी तरफ आएगा। हाँ, 3 चीज नया सीखा। क्या सीखा? पहले तो ट्रांजैक्शन डेट से लेके ड्यू डेट तक नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होता है, और उसमें इंक्लूड द फर्स्ट डेट, इंक्लूड द लास्ट डेट है। ओपनिंग बैलेंस पे कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, बट जो बैलेंस सीडी है, प्रोडक्ट को बैलेंस करने से पहले बैलेंस सीडी का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, वो निकालेगा एंड देन बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करेगा। और एक बार बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कर दिया तो जिस तरफ बैलेंसिंग हुआ है उसी तरफ आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? तो इधर अपन रिकॉर्ड करेगा 1,002,000, रेट है 18% इंटू 1/365, कितना? मतलब 49.41 है ना। 0.5 से नीचे है तो लोअर राउंडिंग, 0.5 से ऊपर हुआ तो अपर राउंडिंग कर सकता है, और डेसिमल्स में भी आप छोड़ता है तो करेक्ट है। एग्जाम में डेसिमल्स में भी लिखता है तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल बैलेंस कर दो। हाँ, बोलो। सर ये आपका अमाउंट का पहले वो बैलेंस निकाला ना, फिर उसका कितना नंबर ऑफ डेज था वो निकल के इंटू कर दिया, फिर आपका लिखा ना। हाँ, ठीक है। क्लियर है? बैकवर्ड मेथड दिमाग में रहेगा। हाँ 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 हाँ, इधर पॉइंट लिखना, नो प्रोडक्ट is calculated for opening balance, before balancing product column, we will calculate
product for normal balance CD before balancing product column, we will calculate product for normal balance CD calculated excluding interest, interest will be recorded on the same side where balancing of product column is done. समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, भूल जाता है। प्रॉब्लम ये कि एग्जाम में टफ नहीं है, बट आई एम श्योर कि तुम लोग जम्बल्ड अप हो जाएगा। एवरेज ड्यूरेट अकाउंट करेंट मिक्सअप हो जाता है एग्जाम हॉल में दिमाग में, फिर ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का छोटा छोटा माइनर सा चीज भूल जाता है। अचानक से क्वेश्चन कुछ बोलता नहीं है और उसी कंसेप्ट में रेडिंग डाल देता है, वहां पे भी आप गलती कर देते हैं। चैप्टर दिखने में इजी है एवरेज ड्यूरेट अकाउंट करेंट, बट सिली मिस्टेक्स होने के बहुत से चांसेस है। नंबर ऑफ डेज एक जगह गलत कैलकुलेट हुआ, पूरा आंसर गलत। तो फुल फोकस से करके आना और अच्छे से करके आना। क्या चीज? बैकवर्ड मेथड में कभी आपको वो रेडिंग नहीं देगा, बट वही होगा रिवर्स। सॉफ्टवेयर करता है, सिखा दिया ऐसे ही किसी कोई बैठा बैठा जो था उसने ये इजाद कर दिया। अरे कभी क्या होता है कि आपने पूरा एक्चुअल में कैलकुलेशन किया नहीं है, अब रिवर्स ही तो जाना पड़ेगा ना, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। आपको कोई डेटा बना के दे देगा, अब उस डेटा को कभी कभी रिवर्स कैलकुलेशन से निकालना पड़ता है, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन होता है, तब उसके लिए ये सिखाया कि बैकवर्ड ही आप कैसे करते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर करता है, इतना कुछ है नहीं, फाउंडेशन लेवल तक बस सीख के रखो 5 मार्क लाने के लिए। आगे जाके वैसा कोई रेलिवेंसी मिलता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में इसका। क्लियर है? सो टिल इलस्ट्रेशन नंबर कितना 7 किया ना हमने, उसके बीच में जो छोड़ा वो आपका टास्क है। एंड देन एक कंसेप्ट बच गया हमारा इस चैप्टर के अंदर में, जो बैंकिंग वाला, बैंक्स कैसे हमारा करंट अकाउंट बनाता है। ठीक है, मेन है इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसका। हाँ ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।